नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर पर। आज हम भारतीय संविधान मतलब इंडियन पॉलिटी के बारे में एक सामान्य सा अध्ययन करेंगे। नए प्रकार से अध्ययन करेंगे। अब तक जो भी अध्ययन आप लोगों ने किया है उसको हम नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ही नए तरीके से। बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको नई मिलेंगी, ठीक है ना। दूसरी बात, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है बच्चों। आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का एक सामान्य सा परिचय हम लेंगे। तो संविधान क्या होता है? सबसे पहली बात, कौन सा संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है ना। तो संविधान का मतलब क्या होता है? तो संविधान का मतलब ये होता है कि नियम कानूनों का एक दस्तावेज। किनका दस्तावेज होता है ये? नियम कानूनों का दस्तावेज ही क्या होता है? संविधान होता है। तो नियम एवं कानून का मतलब क्या हो गया? तो नियम एवं कानून का मतलब ये हो गया कि एक जो देश होता है उस देश में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, है ना। एक जो देश है उसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। उन अलग अलग समुदाय के लोगों का सह अस्तित्व एक देश में कैसे संभव हो, उसके लिए जो बुनियादी मान्यताएं हैं एवं जो नियम है उन्हीं का लिखित रूप क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। मतलब क्या हो गया कि एक जो देश है उसमें विभिन्न जो समुदाय होते हैं, कौन होते हैं? विभिन्न जो समुदाय हैं, इन विभिन्न समुदाय के लोगों का कौन सा अस्तित्व? सह अस्तित्व। कौन सा अस्तित्व? सह अस्तित्व। तो सह अस्तित्व के लिए जो बुनियादी मान्यताएं होती हैं, क्या होती हैं? बुनियादी मान्यताएं एवं जो नियम होते हैं, उन नियमों का ही कौन सा रूप, लिखित रूप क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो मान्यताएं होती हैं मतलब बुनियादी ये जो मान्यताएं एवं ये जो नियम है, ये सभी लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? सभी लोगों के द्वारा क्या होते हैं? मान्य होते हैं। लोगों के द्वारा मान्य होते हैं, ठीक है ना। और इसी को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो विभिन्न समुदाय के लोगों के सह अस्तित्व के लिए जो बुनियादी मान्यताएं हैं, बुनियादी जो नियम हैं, उन्हीं का लिखित रूप क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा। ये जो मान्यताएं हैं, ये जो नियम हैं, ये सभी लोगों के द्वारा क्या होते हैं? मान्य होते हैं। और इन्हीं नियमों, इन्हीं बुनियादी मान्यताओं के अनुसार किसी देश के शासन का क्या होता है? संचालन होता है। और उसे ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है, ठीक है। सारांशतया हम क्या कह सकते हैं कि संविधान जो होता है ना, कौन? संविधान सर्वोच्च विधि होती है। कौन? संविधान कौन सी विधि होती है? सर्वोच्च विधि होती है। इसी विधि के अनुसार किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, दो तीन शब्दावली जो है ना वो काम में ली जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दो तीन जो शब्दावलियां हैं वो काम में ली जाती हैं सामान्य तौर पर। एक जो शब्दावली है उसको बोला जाता है संवैधानिक निकाय। क्या बोला जाता है? संवैधानिक निकाय, ठीक है ना। कौन सा निकाय? संवैधानिक निकाय, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या होता है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या बॉडीज, ठीक है। संवैधानिक निकाय, ठीक। दूसरी जो शब्दावली आती है वो आती है आपका कौन सा निकाय? सांविधिक निकाय। कौन सा निकाय होता है? सांविधिक निकाय होता है। सांविधिक निकाय का मतलब हो गया कौन सा? स्टेटोरी बॉडी या बॉडीज। कौन सी? स्टेटोरीज बॉडीज। और तीसरी जो शब्दावली काम में ली जाती है वो होता है आपका कौन सा? संविधानेतर। संविधानेतर कौन सा होता है? संविधान नेतर, ठीक है। या गैर संवैधानिक आप इसको बोल सकते हो। दूसरी शब्दावली क्या बोली जा सकती है? गैर संवैधानिक,
ठीक है। गैर संवैधानिक निकाय मतलब इसका हो गया एक्स्ट्रा, कौन हो गया एक्स्ट्रा, या बोल सकते हैं कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता क्या है, सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं कि जो सांविधिक निकाय होता है और जो गैर संवैधानिक निकाय होता है या संविधानेतर जो निकाय होता है, किस किस को, सांविधिक निकाय और किसको, संविधानेतर को सामान्यतया हम एक ही मान लेते हैं और उसको बोल देते हैं कौन सा, गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है ना। मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इनको हम बोल देते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। परंतु इन तीनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है इनकी अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन सा है, संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय क्या होता है, तो ऐसे निकाय या ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान के किसी भाग में हो, संविधान के किसी भाग में हो अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद में हो, किसमें हो, संविधान के किसी अनुच्छेद में क्या हो, उल्लेख हो, उसको क्या बोला जाता है, संवैधानिक निकाय बोला जाता है। संविधान के किसी भाग में उल्लेखित हो या संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेखित जो निकाय है उसको क्या बोला जाता है, संवैधानिक निकाय बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसमें डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसे फाइनेंस कमीशन है ना, वित्त आयोग है आर्टिकल 280 के अनुसार। इसी प्रकार से ईसी है, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप लेना चाहो तो एजी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में है। इसी प्रकार से कौन है, एजी, एडवोकेट जनरल ऑफ मतलब स्टेट्स, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मतलब महाधिवक्ता, आर्टिकल 165, कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 165। तो इत्यादि जो है, क्या है, इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय की परिभाषा क्या हो गई कि इनका उल्लेख संविधान के किसी भाग में मिलेगा या संविधान के किसी अनुच्छेद में इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। दूसरा कौन सा निकाय है, सांविधिक निकाय है या स्टेटोरीज बॉडीज है। तो क्या होते हैं, तो ऐसे निकाय या ऐसी संस्थाएं जो संसदीय विधि के द्वारा निर्मित की जाती है, किसके द्वारा, संसद की विधि के द्वारा या संसदीय विधि अथवा कानून के द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, सांविधिक निकाय कहा जाता है, स्टेटोरी बॉडीज कहा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा निर्मित है, संसदीय कानून या संसद की विधि के द्वारा निर्मित जो निकाय होते हैं, निर्मित जो संस्थाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, सांविधिक निकाय कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो एनएचआरसी है, कौन सा है, एनएचआरसी मतलब क्या हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, है ना। इसी प्रकार से जैसे सूचना आयोग, कौन सा आयोग हो गया, सूचना आयोग हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है। इसी प्रकार से महिला आयोग है, कौन सा है, महिला आयोग है। तो ये कौन से निकाय हैं, ये अपने सांविधिक निकाय हैं। तो सांविधिक निकाय की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसे निकाय जिनकी स्थापना संसदीय प्रक्रिया, संसदीय नियमों या संसदीय विधि से क्या की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा, संविधानेतर या गैर संवैधानिक निकाय, संविधानेतर या गैर संवैधानिक निकाय। तो ये क्या होता है, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, संवैधानिक निकाय। तो जैसा कि इधर संविधान में उल्लेख है, संसदीय प्रक्रिया से क्या है, निर्मित है। जो संविधानेतर है या जो एक्स्ट्रा या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती है, उनका उल्लेख न तो संविधान में होता है, न तो संविधान के किसी भाग में होता है, न संविधान के किसी अनुच्छेद में होता है, और न ही वो किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, संसदीय विधि के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, संविधानेतर निकाय कहा जाता है। तो ये बनते कैसे हैं, तो ये बनते हैं कार्यपालिका के आदेश से। किसके आदेश से, कार्यपालिका के आदेश से, ठीक है ना। तो कार्यपालिका के
आदेश से निर्मित, कार्यपालिका के आदेश से निर्मित जो संस्थान होती हैं उनको क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है। दूसरा शब्द जो कार्यपालिका का जो आदेश है, इसके स्थान पर हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश से। किसके आदेश से? राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के आदेश से जो निर्मित संस्थान होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? संविधानेतर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें रखना चाहो तो रख सकते हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नीति आयोग। कौन सा आयोग है? नीति आयोग है। इसी प्रकार से एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। इसी प्रकार से सीबीआई है। ठीक है ना। मतलब नीति आयोग इसमें आप रख सकते हो, राष्ट्रीय विकास परिषद इसमें रखा जा सकता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो को इसमें क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है। ठीक है। ये इनकी क्या है? परिभाषा है। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है? तो यहां से प्रश्न बड़ा ही इजी प्रश्न बनता है। अगर आपको ये परिभाषाएं ध्यान में है तो आप आसानी से उस प्रश्न का आंसर कर सकते हो। जैसे प्रश्न बनेगा कि निम्न में से संवैधानिक निकाय का चयन कीजिए, 4 ऑप्शन वो आपको देगा, या निम्न में से गैर संवैधानिक निकाय का चयन कीजिए। ठीक है ना। या प्रश्न दे दे किसके ऊपर? नीति आयोग के ऊपर। किसके ऊपर प्रश्न बनेगा फिर? नीति आयोग के ऊपर, कि नीति आयोग क्या है ना। नीति आयोग क्या है? तो सीधा सा प्रश्न बनता है किसके ऊपर? नीति आयोग। सबसे महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। तो नीति आयोग क्या है? तो ऑप्शन आपको मिलेंगे। नंबर 1 कि नीति आयोग जो है ना एक संवैधानिक संस्थान है। दूसरा, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्थान है। तीसरा, नीति आयोग कार्यपालिका के आदेश से निर्मित संस्थान है। ठीक है ना। और डी, वो प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इस आधार पर अगर में परिभाषा ध्यान में है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि नीति आयोग क्या है? कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश से स्थापित एक संस्थान है। मतलब क्या हो गया? वो संविधानेतर या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? बॉडीज है। ठीक है। आप एक इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? संविधान की परिभाषा सबसे पहले हमने पढ़ी। ठीक है ना। संविधान किसको बोलते हैं? दूसरा कि संवैधानिक निकाय किसको कहा जाता है? तीसरा, सांविधिक निकाय किसको कहा जाता है? और चौथा हमने पढ़ लिया कि संविधानेतर संस्थान किसको कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? प्रस्तावना की। किसकी बात करते हैं? प्रस्तावना। ठीक है ना। कि प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या होता है, या उद्देशिका क्या होती है? कौन? उद्देशिका क्या होती है? तो इसकी बात करते हैं। प्रस्तावना क्या होती है या प्रियम्बल क्या होता है? तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना के संदर्भ में 3 तथ्यात्मक बातें जो है ना वो ध्यान में रखनी है, फिर हम इसके कंसेप्ट की बात करते हैं। तो वो 3 तथ्यात्मक बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात, जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का आधार क्या है? सबसे पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि प्रस्तावना का आधार क्या है। ठीक है। तो प्रस्तावना का आधार क्या है? आपको पता है कि 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, किसमें? संविधान सभा में भारत के जो पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुए हैं, कौन? जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जिसे संविधान सभा ने स्वीकृत किया। कब स्वीकृत कर दिया था? कब? 22 जनवरी 1947। कब स्वीकृत किया? 22 जनवरी 1947। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, वो ही भारतीय संविधान की उद्देशिका या भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या है? आधार है। ये आपको पहला तथ्य क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरा तथ्य, सर्वप्रथम, कब? सर्वप्रथम जो अमेरिका का संविधान है, कौन सा संविधान है? अमेरिका का जो संविधान है, इस संविधान में सर्वप्रथम क्या जोड़ी गई थी? प्रस्तावना जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? प्रस्तावना जोड़ी गई थी।
ठीक है ना। और यहीं से फिर विश्व के अलग अलग देशों के संविधान में क्या की गई, प्रस्तावना जोड़ी गई। मतलब सबसे पहले प्रस्तावना जो है ना वो कौन से देश के संविधान में जोड़ी गई थी, अमेरिकी देश के संविधान में जोड़ी गई थी। तो हमने भी जो प्रस्तावना जोड़ी है वो कहां से ली है, अमेरिका से ली है। कहने का मतलब ये हो गया कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहां से प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से क्या है, प्रेरित है। किससे प्रेरित है, अमेरिकी जो संविधान है उस संविधान से क्या है, प्रेरित है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तीसरा तथ्य जो है ना वो आपको क्या ध्यान में रखना है कि चूंकि हमने प्रस्तावना ली अमेरिका के संविधान से, या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रेरित है किससे, अमेरिकी संविधान से, ठीक है ना। परंतु भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, कौन है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना की जो भाषा है ना, उस प्रस्तावना की क्या है, जो भाषा है, जो शैली है, इसका जो भाव है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा है, शैली है, भाव है, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। कौन से देश के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है, या ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से क्या है, प्रेरित है। कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है, प्रेरित है। ठीक है। ये तीन तथ्यात्मक बातें आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के संदर्भ में क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है कि आधार क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा वही प्रस्तावना का आधार है। कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, या अमेरिकी जो संविधान है उससे प्रेरित है। और तीसरी बात कि जो प्रस्तावना की भाषा है ना, उसकी शैली है, उसकी जो भाव है वो कौन से देश से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया के देश से प्रेरित है। आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अभी तक हमने 4-5 बातों का क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। अब आगे चलते हैं। जो प्रस्तावना होती है किसी भी देश के संविधान की, जो प्रस्तावना होती है उस प्रस्तावना में उस देश या उस प्रस्तावना का कौन सा दर्शन पाया जाता है, राजनीतिक दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में क्या पाया जाता है, राजनीतिक दर्शन पाया जाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि किसी जो देश है उस देश के संविधान के उद्देश्य क्या है ना, किसी देश के संविधान के लक्ष्य क्या होंगे। ठीक है। उस संविधान के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उस देश के संविधान के आदर्श क्या है, उस देश के संविधान के नैतिक मूल्य क्या है। इन नैतिक मूल्यों का अध्ययन या इन नैतिक मूल्यों की जो जानकारी है वो हमें कहां से मिल जाती है, प्रस्तावना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, प्रस्तावना से मिल जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में संविधान का राजनीतिक दर्शन पाया जाता है। कहने का मतलब कि हम प्रस्तावना से उस संविधान के लक्ष्य क्या है ना, या उस देश के लक्ष्य क्या होंगे, या संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, उद्देश्य क्या होंगे, आदर्श क्या होंगे, है ना, नैतिक मूल्य क्या होंगे, इनकी जानकारी हमें कहां से मिल जाती है, प्रस्तावना से मिल जाती है। इसी वजह से प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान का दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्शन। संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा। संविधान की क्या कहा जाता है, कुंजी। संविधान का क्या कहा जाता है, परिचय पत्र कहा जाता है। ठीक है ना। ये अलग अलग विद्वानों ने ये शब्द काम में लिए हैं, उनका भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो क्या कहा जाता है, दर्शन, आत्मा, कुंजी, परिचय पत्र कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, ये जो प्रस्तावना है, कौन है, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना से एक तो हमें राजनीतिक दर्शन मिल जाएगा, दूसरा इसके साथ ही किसी देश की सत्ता का स्रोत क्या है, मतलब संविधान के पास जो सत्ता है उस सत्ता का स्रोत क्या है।
संविधान में सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, उस सत्ता के उद्देश्य क्या होंगे, और साथ ही में इसी प्रस्तावना में आपको मिल जाएगा इसके लागू होने की तिथि। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रस्तावना से हमें क्या मिलता है, राजनीतिक दर्शन मिलता है। दूसरा हमें क्या मिलता है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा जो हमें प्रस्तावना से मिलता है तो वो ये मिलता है कि संविधान, कौन हो गया, संविधान की सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का स्रोत क्या है। ठीक है, ये जानकारी भी हमें प्रस्तावना से मिल जाती है। दूसरा हमें क्या मिलेगा, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, सत्ता का स्वरूप अथवा प्रकृति कैसी होगी, ये जानकारी भी हमें प्रस्तावना से मिल जाती है। और तीसरा, सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, इसकी जानकारी। और चौथा, संविधान के लागू होने की तिथि हमें कहां से मिल जाती है, प्रस्तावना से मिल जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सत्ता का स्रोत क्या है ना, सत्ता की प्रकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा होगा, उस सत्ता के उद्देश्य क्या होंगे, और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख हमें कहां मिलता है, प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें तो जो संविधान की सत्ता का जो स्रोत है वो कौन है, स्वयं भारतीय जनता है। कौन है, स्वयं भारतीय जनता ही किसका स्रोत है, संविधान की सत्ता का स्रोत है या सत्ता का मुख्य स्रोत है। क्यों है, क्योंकि संविधान का निर्माण किसने किया है, संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता ने किया है, और जनता ने संविधान का निर्माण करके क्या कर दिया है, सत्ता जो है ना वो किसको सौंप दी है, संविधान को सौंप दी है। इसी वजह से सत्ता का जो स्रोत है वो कौन हो गई, भारतीय जनता। सीधा सा प्रश्न बनता है कि भारत जो है ना उसमें सत्ता का स्रोत कौन है, तो सत्ता का स्रोत कौन है, स्वयं भारतीय जनता है, क्योंकि संविधान का निर्माण किसने किया है, भारतीय जनता ने किया है। बाहरी लोगों ने क्या नहीं किया है, संविधान का निर्माण नहीं किया है। ठीक है, दूसरी बात, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि भारत जो है ना एक संप्रभु संपन्न राज्य है, यहाँ लोकतंत्र भी है, यहाँ समाजवाद भी है ना, यहाँ पंथ निरपेक्षता भी है, ये गणराज्य भी है ना। तो जो सत्ता के जो मेन उद्देश्य है, मतलब भारत के शासन का जो स्वरूप है, भारत के शासन का जो स्वरूप है उसमें क्या क्या मिलता है, तो क्या मिलेगा, प्रभुत्व संपन्न, क्या मिलता है, प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका मतलब क्या होता है, आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यही सत्ता का मेन उद्देश्य है, यही सत्ता की क्या है, प्रकृति है, कि भारत का जो स्वरूप है या अपने यहाँ सत्ता का जो स्वरूप है वो कैसा है, प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है ना, क्या होता है इसका अर्थ हम आगे इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरा तो भारत एक क्या हो गया, प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, समाजवादी, तो अपने यहाँ समाजवाद भी है, सरकार का कौन सा रूप हमारे पास रहता है, समाजवादी। ठीक है ना। तीसरा, भाई प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी हो गया, फिर कौन आ गया, पंथ निरपेक्षता। कौन हो गया, पंथ निरपेक्षता, मतलब यहाँ सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है, कोई राजकीय धर्म अपने यहाँ नहीं है। फिर कौन सा हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक, कौन सा हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा, गणराज्य, कौन हो जाएगा, गणराज्य। तो भारत क्या है, प्रस्तावना में पढ़ा है ना कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ना। तो यही मेन किसके उद्देश्य है, सॉरी किसकी प्रकृति है, यही सत्ता की प्रकृति है। थोड़ा सा ये क्रम भी ध्यान रख लेना, इसी प्रकार से प्रस्तावना में इन शब्दों का क्या है, क्रम है। शब्दों का जो अर्थ है वो हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। तीसरा है, सत्ता का उद्देश्य क्या है,
तो सत्ता का उद्देश्य क्या होगा भाई? लोगों की भलाई करना है ना, लोगों को न्याय दिलाना है। सत्ता का उद्देश्य यही तो है ना कि न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, व्यक्ति की जो गरिमा है वो होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो ये सभी किसके उद्देश्य है? सत्ता के उद्देश्य है। और इनका उल्लेख या इनकी जानकारी हमें कहां से मिल जाती है? प्रस्तावना से मिल जाती है। तो सत्ता की जो उद्देश्य है वो क्या है? न्याय, लोगों को न्याय देना है ना, या न्याय की स्थापना करना। ठीक है, किसकी स्थापना करना? या लोगों को क्या देना? स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना। ठीक है, किसकी स्थापना करना? समानता की। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? बंधुत्व की स्थापना करना। ठीक है ना, किसका? बंधुत्व की। इसी प्रकार से देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। क्या बनाए रखना? देश की एकता एवं अखंडता। किसको? देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। ये किसके उद्देश्य है? ये सत्ता के उद्देश्य है। किसके उद्देश्य है? सत्ता के क्या है? उद्देश्य है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से लास्ट में हमें संविधान के अंगीकृत आत्मार्पित होने की जो तिथि है वो भी मिलती है किसमें? प्रस्तावना में। और वो डेट है आपकी कौन सी? कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं क्या किया गया? आत्मार्पित किया गया। 3 शब्दों का उल्लेख मिलता है ना। कितने शब्दों का उल्लेख? 3 शब्दों का। कौन कौन सा? अंगीकृत किया गया। इनका अर्थ देखेंगे हम, ये क्रम जरूर ध्यान रख लेना। अंगीकृत किया गया, क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। और इसी प्रकार से एक शब्द और मिलता है, आत्मार्पित किया गया। इन शब्दों का अर्थ हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। अंगीकृत का मतलब हो गया एडॉप्ट करना। क्या करना? एडॉप्ट करना। अधिनियमित का मतलब हो गया इनेक्ट करना। क्या करना? इनेक्ट करना। और आत्मार्पित का मतलब हो गया गिव टू आवर सेल्फ। क्या करना? गिव टू आवर सेल्फ। ठीक है ना। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।